सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रिक्शन, जो कि आपका फिफ्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट है। जहाँ पर आप फिफ्थ चैप्टर में आपने पढ़े थे न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारी चीज़ें देखे थे। उसके अलावा इनर्शिया देखा था। इनर्शिया की वजह से ही हमारे पास लॉज ऑफ मोशन आते हैं। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो आज हम देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या चीज़ होता है। फ्रिक्शन से रिलेटेड हम यहाँ पर सारे के सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उसके बाद अब स्टडी करते हैं फ्रिक्शन एक्चुअल में क्या होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट बोलूँगा, आप उस स्टेटमेंट को अच्छे से सुनिए और हम उस पर डिस्कस करते रहेंगे। चलिए, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि जब दो सर्फेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं, इन कॉन्टैक्ट होती हैं, तो वहाँ पर फ्रिक्शन लगता है। और फ्रिक्शन क्या है? एक अपोजिंग फोर्स है। कैसा अपोजिंग फोर्स है? जब भी कोई बॉडी मोशन करना चाहती है तो उस मोशन के अपोजिट में एक फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, फिर देखिए, व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स और टेंड्स टू डू सो ऑन द सर्फेसेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करती है तो उस टाइम पे उनके बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, फिर देखिए फ्रिक्शन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज पैरेलल टू द सरफेस एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंडेड फोर्स। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है? जो हमारा सरफेस होता है, यानी कि जो हमारा मोशन होता है, मोशन के अपोजिट में लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, दोनों मेरे हाथ के, मैं दोनों सरफेस को कंसिडर कर रहा हूँ। अगर मैं ऊपर वाली बॉडी को ऐसे करके स्लाइड करके आगे को ले जाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे ऊपर वाले हाथ का मोशन है आगे को। तो ऊपर वाले का हाथ का मोशन अगर आगे को है तो इस बॉडी पे, ऊपर वाले हाथ पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी डायरेक्शन पीछे को होगी। ओके, तो हमेशा फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जैसे अगर मैं इस बॉडी को आगे को ले जा रहा हूं तो इस बॉडी, मेरे ऊपर वाले हाथ के रेस्पेक्ट में जो पीछे वाला हाथ है, नीचे वाला हाथ है, वो पीछे को जा रहा है। देखिए ना, इस तरह से अगर मैं इसको मोशन करा रहा हूं तो ऊपर वाली बॉडीज के रेस्पेक्ट में नीचे वाली बॉडी पीछे को मूव कर रही है, जिसको रिलेटिव मोशन में पढ़ा था हमने, है ना। चाहे वो बॉडी रुकी हुई है या मोशन पे है, दूसरे के रेस्पेक्ट में देखने में हो सकता है वो मोशन पे लगे। तो वैसे अगर नीचे वाली बॉडी अगर पीछे को मूव कर रही है, तो अब अगर ये पीछे को मूव कर रही है तो नीचे वाली बॉडी में फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा? आगे को लगेगा। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फ्रिक्शन हमेशा दो बॉडीज के बीच में लगता है और दो सरफेसेस के बीच में लगता है। एक्चुअल में उस बॉडी के सरफेसेस के बीच में लगता है। और फ्रिक्शन जो होता है वो उसके लिए, जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है तो एक बॉडी, तो जो उसका मोशन होता है, किसी बॉडी का जो मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। उसके बाद अब देखते हैं अगला पॉइंट। फ्रिक्शन इज अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फोर्स, मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर से सुनिए, फ्रिक्शन अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जो फ्रिक्शन का कॉज है, कहना चाह रहा, फ्रिक्शन किसके वजह से लगता है? ये लगता है स्ट्रॉन्ग एटॉमिक या मॉलिकुलर फोर्स। स्ट्रॉन्ग एटॉमिक या मॉलिकुलर फोर्स की वजह से फ्रिक्शन लगता है। उसके बाद बिटवीन द टू सर्फेसेस एट अ पॉइंट ऑफ अ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। जैसे स्टूडेंट हम समझते हैं जरा सा, यहाँ पर देखिए ना, फ्रिक्शन को समझने के यहाँ पर कुछ व्यू होते हैं। एक मॉडर्न व्यू होता है, एक हमारा ओल्ड व्यू होता है। दोनों के हिसाब से ही हम समझते हैं। देखिए, फ्रिक्शन सबसे पहली चीज़ सरफेस ऑफ, जो हमारा सरफेस होता है ना, उस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो सरफेस कैसा है। जरा देखिए, पहले के व्यू में कैसे समझा जाता है। मान लो हमारे पास जो नीचे वाली सरफेस है एक रफ सरफेस है और उसमें जो हाई एंड लो पॉइंट है वो इस तरह से, जो सरफेस है ना, अगर हम उसको जूम करते हुए जाएँ तो हमको ये सरफेस इस तरह की दिखती है, जिगजैग टाइप की दिखती है। और इसके ऊपर से एक दूसरा सरफेस है इस तरह से। सपोज दैट ये हमारी रोड है और ये हमारे जो शूज़ या जो हमारे चप्पल्स होते हैं उनके नीचे का जो सरफेस है वो है, शूज़ मान लेते हैं। तो ऊपर वाली जो सरफेस है वो हमारे शूज़ की नीचे की, जो सबसे नीचे का जो सरफेस होता है वो है, और जो नीचे है ये हमारी रोड है। तो जब ये दोनों आपस में रिलेटिव कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ओल्ड व्यू क्या कहा जाता था? ओल्ड व्यू जो है आपका, ओल्ड व्यू ये कहता था कि जो ये वाले हमारे पास ये जो सरफेस है नीचे वाली रोड की, ऊपर वाले के जो ये जिगजैग पॉइंट है वो इसके अंदर घुस जाएंगे, इस तरह से इसके अंदर घुस जाएंगे। और अब ये जो जिगजैग पॉइंट इसके अंदर घुसे हुए हैं, ये इसको आगे नहीं बढ़ने देगा, ये इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो हमारे पास क्या कहता था, ये ओल्ड रिव्यू कहता है कि यहाँ पर जो ये जिगजैग सरफेसेस है वो एक दूसरे के अंदर फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे और इसको चलने में प्रॉब्लम होगी। तो यही क्या है? फ्रिक्शन का कॉज है। ऐसा कहा जाता था ओल्ड रिव्यू के हिसाब से। जैसे एग्जांपल के लिए, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, दोनों आपस में यहाँ पर कोलैप कर गए, अब ये चलने की कोशिश करेंगे तो दोनों आपस में फंस गए। तो ये क्या है? हमारा एक ओल्ड व्यू है फ्रिक्शन को समझने का। ये हमारा ओल्ड व्यू था पहले, यानी कि अब इसमें डेफिनेटली कुछ करेक्शन हुए होंगे, डेफिनेटली यहाँ पर सुधार हुए होंगे, डेफिनेटली इसमें अगर कुछ कमियां होंगी तभी जाके मॉडर्न व्यू को लाया गया होगा।
बाद में देखा गया है कि एक्चुअल में फ्रिक्शन का जो कॉज है वो ये है ही नहीं, ठीक है। बाद में क्या देखा गया है, देखिए अगर आपके पास जो नीचे वाला सरफेस है वो इस तरह से है और ऊपर वाला सरफेस आपका फिर से अगेन ऐसे ही दोनों सरफेसेज ऐसी हैं, तो उसने ये क्या कहता है कि फ्रिक्शन कब लगता है, फ्रिक्शन कब मैक्सिमम होता है, जब ये ऊपर की सरफेस इसके टिप से टिप मिले, इस तरह से इनके टिप से टिप मिलती है, तो उस टाइम पे हमारा फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है। अब तुम लोग सोचोगे यार जब उसके अंदर घुसेगा तभी तो उसको ब्रेक करने में प्रॉब्लम होगी, तभी तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, है ना, इस वाले में ज़्यादा फ्रिक्शन कैसे लग जाएगा। तो जरा समझिए, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हाँ ये हमारे पास मतलब सरफेस, दो सरफेस के बीच में मैंने एक लाइन बना दी। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा जरा देखते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में क्लास 8th में, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखिए जब ये नीचे वाले सरफेस का एक हाई पॉइंट ऊपर वाले सरफेस के हाई पॉइंट के साथ मिल रहा है, तो जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इसका एरिया बहुत ही छोटा होता है, इसका एरिया बहुत ही छोटा होता है। तो अब यहाँ पर देखिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया में जब ये नीचे वाली चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो हमारी जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है ना, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इस तरह से हमने चीज़ें पढ़ी होती हैं। तो अब देखिए एरिया जितना कम प्रेशर उतना ज़्यादा, एरिया जितना कम प्रेशर उतना ज़्यादा। तो जरा देखिए इस वाले सरफेस का जो हाई पॉइंट है और इस वाले सरफेस का जो हाई पॉइंट है, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों सरफेस का बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। तो एरिया जितना ज़्यादा कम होगा प्रेशर उतना इंक्रीज हो जाएगा, एरिया जितना ज़्यादा कम होगा उसकी वजह से प्रेशर उसका उतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, है ना, इनडायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो कहने का मतलब है इस वाले केस में देखो यहाँ पर एरिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़्यादा कम है, तो कम है तो उसकी वजह से क्या बढ़ेगा, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसी प्रेशर की वजह से इसको ब्रेक करना मुश्किल हो गया, इन पॉइंट्स को ब्रेक करना मुश्किल हो गया। ब्रेक करना मुश्किल हो गया मतलब कि चलने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, चलने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी यानी कि मोशन करने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मोशन करने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी यानी कि फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया। क्योंकि फ्रिक्शन क्या चीज़ होता है एक्चुअल में, जो मोशन को अपोज करता है ना, फ्रिक्शन क्या चीज़ होता है, जो मोशन को अपोज करता है। तो इस वाले व्यू में और इस वाले व्यू में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हमारा ओल्ड व्यू क्या कहता था कि ये जो ये इसके जिगजैग पॉइंट है इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन मॉडर्न व्यू क्या कहता है कि ये टिप टू टिप मिलते हैं। तो टिप टू टिप मिलने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एरिया कम हुआ था, प्रेशर हो गया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ चुका है। कहने का मतलब है मॉडर्न व्यू को आजकल अडॉप्ट किया जाता है, जो हमारा ओल्ड व्यू है इसको अब इसमें कमी है तो इसको हमने यहाँ पर से अपने कॉन्सेप्ट से हटा लिया गया है। सो बच्चों अब पढ़ते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, हमारे कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टाइप क्या होते हैं। तो देखिए फ्रिक्शन के होने के वो बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, फिर उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है। बट फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारे जो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है उन सबको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं, अब स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इन सारी चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अब सुनिए, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले when one body tends to move over the surface of another body but the actual motion has yet not started is called static friction। मतलब समझिए, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर चलती है, यानी कि एक बॉडी जो है, एक बॉडी मोशन करना चाहती है और वो दूसरे बॉडी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है, यानी कि फ्रिक्शन तो तभी होगा ना जब कोई बॉडी चलती है। जैसे एग्जांपल के लिए ये बॉडी, ये एक सरफेस है हमारा और इसके ऊपर एक बॉडी रखी गई है एम मास की, ठीक है, एम मास की एक बॉडी रखी गई है। तो अब मैंने इसको फोर्स लगाया यहाँ से, इस तरह से एक धक्का मारा, इसको धक्का मारा तो ये बॉडी चलना तो चाहती है लेकिन चल नहीं पाती है। क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि इसको फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, इसको फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। यानी कि जो नीचे वाली बॉडी है वो चलना तो चाह रही है लेकिन उसको अपोज कौन कर रहा? फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। तो देखिए क्या कहा मैंने, अब इसको अच्छे से समझना। द अपोजिंग फोर्स, यानी कि जो इसमें अपोज करने वाला, जो यहाँ का फोर्स अपोज करने वाला है, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। यानी कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर यहाँ पर रोल करती चलती है तो वहाँ पर जो दूसरी बॉडी है पहले बॉडी पे एक फोर्स लगा रही है। कहने का मतलब देखिए, मैंने इस बॉडी को एफ फोर्स से धक्का मारा तो ये जो सरफेस है इस बॉडी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, इस बॉडी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये बॉडी, ये देखो, ये मोशन स्टार्ट भी नहीं कर रहा है, ये बॉडी चल ही नहीं रही है, ये बॉडी चल ही नहीं रही है, लेकिन मैं इसको धक्का मारना चाह रहा हूँ। तो ये बॉडी चल नहीं रही है और मैं इसको धक्का मार रहा हूँ। और जैसे जैसे फिर से सुनिए एक बार, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इस पर लगाया, ये अभी रेस्ट पे है, मैंने इस पर लगाया 1 न्यूटन का फोर्स,
ये बॉडी चली नहीं। मैंने इस पर लगाया 2 न्यूटन का फोर्स, तब भी बॉडी चली नहीं। मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब भी बॉडी नहीं चली। मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब भी बॉडी नहीं चल रही। तो मैं इस पर फोर्स लगाते जा रहा हूँ, लगाते जा रहा हूँ, लगाते जा रहा हूँ, ये बॉडी चल ही नहीं रही है। तो ये सब क्या हो गया, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। यानी कि जब तक वो बॉडी चलती नहीं है तब तक जो उसको अपोज करता है, उसके मोशन को अपोज करता है, जो उसको रोक रहा है स्टार्ट होने से, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब एक चीज़ समझिए जरा सा, एक चीज़ समझिए, मैंने मान लो जो फोर्स लगाया, सपोज दैट वो लगाया 1 न्यूटन का, तो जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको मैं एफ एस करके बोल देता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी कितना लगा, 1 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया ना। जब मैं धक्का मार रहा हूँ तो उतना ही धक्का ये भी मुझे मार रहा है, तभी तो वो बैलेंस है। मैंने क्या बोला था, जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। मैं इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो ये भी 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तभी तो बॉडी नहीं चल रही होगी, है ना। क्योंकि एक तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है, एक ग्रेविटी है, वो तो इक्वल है, उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर 2 फोर्स हैं, मैं इसको यहाँ को धक्का मार रहा हूँ 1 न्यूटन का, ये सरफेस मुझे यहाँ को धक्का मारी है 1 न्यूटन का, तो ये बॉडी मोशन ही नहीं कर रही है। यानी कि यहाँ पर मैंने खुद फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, 1 न्यूटन। अब सुनिए, मैंने इस पर फिर से फोर्स लगाया, अब मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो जैसे ही 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन, क्योंकि जैसे ही मैंने फोर्स बढ़ाया तो इसने भी फोर्स बढ़ा दिया, इसने भी क्या कर दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ा दिया। तो ये बॉडी अगेन किस पे है, रेस्ट पे है। तो मैं इसको 3 कर रहा हूँ, मैंने फोर्स लगाया इस पर 3 न्यूटन का, तो ये अगेन रुका हुआ है और स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना हो गया, 3 न्यूटन का। यानी कि जितना ज़्यादा मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ उतना ज़्यादा है मेरे पे फोर्स लगा रहा है ना। जितना ज़्यादा मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ उतना ज़्यादा है मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ। यानी कि जितना वो फोर्स को इंक्रीज करते जा रहा हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन उतना इंक्रीज होते जा रहा है। तो आप समझिए स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या। स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल फ्रिक्शन होता है। वेरिएबल फ्रिक्शन होता है कहने का मतलब कि उसकी वैल्यू फिक्स है ही नहीं, उसकी वैल्यू किस पे डिसाइड कर रही है, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उस पर डिसाइड कर रही है ना। उसकी वैल्यू तो कुछ फिक्स है ही नहीं, जितना ज़्यादा मैं फोर्स लगा रहा हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन उतना बढ़ जा रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वेरिएबल। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, वेरिएबल फ्रिक्शन होता है, ठीक है, चेंज होते रहता है टाइम के, यानी कि हमारे फोर्स के साथ साथ चेंज होते रहता है। तो अब इसको सुनिए आप, उसके बाद द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जैक्टली बैलेंसेज द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ बॉडी। यानी कि जब बॉडी रुकी हुई होती है तो जितना हम फोर्स लगाते हैं उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है, ये कहना चाह रहा है जो मैंने पहले ही कहा, ठीक है। अब सुनिए, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये रुका ही है, फिर फोर्स लगाया, रुका ही है। तो मैं इस पर जितना फोर्स लगा रहा हूँ ये उतना ही यहाँ पर क्या कर ले रहा है, उस सब फोर्स को, उस फोर्स को खा जा रहा है, उस फोर्स को खा जा रहा है। तो यानी कि खुद ही उस फोर्स को एडजस्ट कर ले रहा है। तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को एक और नाम से बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स यानी कि खुद ही उसको एडजस्ट कर ले रहा है, वो फोर्स को वहाँ पर हजम कर जा रहा है ना। ये मतलब जितना मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा उतना फोर्स ये बैक लगा दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो जब तक ये उस बॉडी को रोके रख रहा है तब तक ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। एंड इट चेंजेस इट सेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड फोर्स। यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो चेंज होते रहता है, किस पे डिपेंड करता है, वो हमारे अप्लाइड फोर्स पे। मैं जितना ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होता है और वो किस पे डिपेंड करता है कि हम उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। उसके बाद देखिए, इफ बॉडी इज एट रेस्ट एंड नो पुलिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑन इट इज जीरो। यानी कि जब मैंने इसको कोई धक्का मार ही रहा हूँ तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, 0। देखिए मैंने इस पर धक्का, पहले तो मैं धक्का मारा था 1 2 3 4 करके, अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने धक्का मारा ही नहीं, तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन कहा चल मैं भी 0। यानी कि किस तरह की चीज़ें हो रही है, मतलब अगर मैं मान लो किसी अपने दोस्त की एक अच्छी तारीफ करता हूँ तो मेरी भी अच्छी तारीफ कर दे रहा, मैंने 2 अच्छी तारीफें की वो भी 2 अच्छी तारीफें कर दे रहा, मैं जितनी ज़्यादा तारीफें कर रहा हूँ वो उतनी ज़्यादा तारीफ कर रहा, मैं एक भी उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ वो भी मेरी तारीफ नहीं कर रहा। सीधे ये स्टैटिक फ्रिक्शन की यही बात हो रही है, जितना यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं उतना ही वहाँ से फोर्स मिल रहा, जितना यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही वहाँ से फोर्स मिल रहा, यहाँ से कोई फोर्स लगा रहा हूँ वहाँ से भी कोई फोर्स नहीं मिल रहा। यानी कि स्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है हमारे अप्लाइड फोर्स पे। स्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है हमारे अप्लाइड फोर्स पे। जितना ज़्यादा हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा स्टैटिक फोर्स इंक्रीज होते रहेगा। सो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं आपका इसका सेकंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका नाम को अच्छे से देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक और चीज़ जो ऊपर मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ाया था, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, लिमिटिंग का मतलब होता है सर्टेन एक पॉइंट, लिमिटिंग का मतलब होता है एक पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आएगा तुम्हारा काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है कोई चीज़ जब चल रही होती है, डायनेमिक होती है, चल रही होती है तो उसको बोलते हैं काइनेटिक। तो अब देखिए, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या चीज़ है समझिए।
पहले मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। देखिए फिर से इसी ऑब्जेक्ट पे आते हैं। मैंने कहा कि मैंने इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इस बॉडी ने भी मुझ पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। मैं इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस बॉडी ने भी मुझे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। यानी कि मैं इस पर फोर्स लगाते जा रहा हूँ, लगाते जा रहा हूँ, लगाते जा रहा हूँ, लेकिन अब हो क्या रहा है कि 10 न्यूटन जैसे ही मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये बॉडी चलना शुरू कर गई। 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये बॉडी चलना शुरू कर गई। यानी कि 10 न्यूटन फोर्स जो है ना, वो जो 10 न्यूटन फोर्स है, वो 10 न्यूटन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। वो 10 न्यूटन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। मतलब जैसी हमारी स्टैटिक वाली चीज़ काइनेटिक में बदल जाती है, जैसी हमारी रुकी हुई चीज़ मोशन करने लग जाती है, तो उस टाइम पे जो हमारा फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन तो लगते रहेगा जब तक दो सरफेस हैं, उस टाइम पे जो हमारा फ्रिक्शन लगता है उसी को ही बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एक डेफिनेशन ये होगी। दूसरी डेफिनेशन या दूसरा उसका समझने का तरीका देखिए। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर लग रहा था जब ये बॉडी चल नहीं रही थी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जितना मैं यहाँ से फोर्स बढ़ाते रह रहा हूँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते जा रहा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लग रहा है? जब तक वो बॉडी मूव करना शुरू नहीं कर रही है। और जैसे ही वो बॉडी मूव करना शुरू कर रही है, उस टाइम मैंने उस फ्रिक्शन को बोल दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन। कुल मिला के लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ाते जा रहा, बढ़ाते जा रहा, बढ़ाते जा रहा, और कहाँ तक बढ़ा रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। यानी कि जैसे ही वो बॉडी स्टार्ट करना शुरू करेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल खत्म और वहां पर से आ जाएगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं। अब समझते हैं इसको हमारी डेफिनेशन के हिसाब से। देखिए, इफ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज्ड, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। यानी कि जब हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हैं तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है, एज यू नो वेरी वेल। इफ द अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स अ सर्टेन वैल्यू, अगर हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, एक लिमिट तक बढ़ाते रहते हैं, तो बॉडी स्टार्ट कर जाती है मूव करना। इफ द अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स अ सर्टेन वैल्यू, then the body starts moving. This maximum value of static friction up to which body does not move is called limiting friction. यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक वो बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट करती है, मूव भी नहीं करती है, जस्ट मूव करना शुरू करती है, या मूव नहीं हो रही होती है, अप्रोचेस टू मूव होती है मतलब। ठीक है, तो उस मैक्सिमम वैल्यू की, स्टैटिक फ्रिक्शन की उस मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, उसको ही बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तो शायद आपको इतना चीज समझ में आ चुका होगा। चलिए अब देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन जब वेरिएबल है तो डेफिनेटली इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होगा, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन जब आपका वेरिएबल है तो डेफिनेटली इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होता। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका वेरिएबल नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक पॉइंट है, यानी कि उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? देखिए, अब जो एफ एल लिख रहा हूं मैं, यह है लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? रिएक्शन के। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? रिएक्शन के। हाउ देखिए, ये आपका एक सरफेस है, यहां पर कोई बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी रखी हुई है, तो इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, ये रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, मान लो बॉडी यहां को मूव करना चाह रही है, तो फ्रिक्शन अपोजिट में लगेगा। तो जो फ्रिक्शन होता है ना, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? रिएक्शन के। यानी कि जितना ज्यादा रिएक्शन होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, जितना ज्यादा रिएक्शन फोर्स होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, यानी कि एक मोटे आदमी का फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा और एक हल्के आदमी का फ्रिक्शन कम हो जाएगा। समझ रहे हो आप? क्योंकि मोटा आदमी ज़्यादा रिएक्शन लगाएगा ना, ज़्यादा ऊपर को फोर्स लगाएगा, क्योंकि उसका mg ज़्यादा है। mg ज़्यादा है तो उसका रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, रिएक्शन ज़्यादा होगा तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगा, यानी कि उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो यानी कि ये देखिए डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि अगर रिएक्शन बढ़ेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा रिएक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ेगा। रिएक्शन कैसे बढ़ेगा? mg की वजह से बढ़ेगा। देखिए ना, mg लगता है नीचे को, तो mg कैसा होता है? g तो हमारा कांस्टेंट होता है, एक जैसे ही होता है, लेकिन m तो यहाँ पर वेरी कर सकता है ना आदमी के हिसाब से। आदमी वहाँ पर भारी है तो ज़्यादा फ्रिक्शन, हल्का है तो कम फ्रिक्शन। यानी कि हल्की बॉडी को मैंने जल्दी से धक्का मारा तो उसने कम फ्रिक्शन लगाया, भारी बॉडी को मैं ज़्यादा फोर्स लगा रहा तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगा रहा है। तो इसका मतलब हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है? रिएक्शन फोर्स के। अब जब हम यहाँ पर से ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू, इस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू। और इस कांस्टेंट को जब म्यू बोलते हैं तो यहाँ पर मैं इस लिखूंगा म्यू एस। म्यू मतलब होता है जो यू होता है ना, यू के आगे से ऐसे पूंछ खींच दिया करो थोड़ी सी, यू के आगे से एक ऐसे इस तरह का एक तुमने इस तरह से साइन बना दिया, इसको बोलते हैं म्यू, है ना। तो यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, यहाँ पर म्यू आ जाएगा, म्यू एस। यहाँ पर एस क्या चीज़ होती है? ये एस इसलिए दिखाता है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को दिखा रहा, इसलिए म्यू एस लिखते हैं, म्यू एस इंटू आर। एस यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में है। ठीक है, तो जो म्यू एस है ये इसको ही क्या बोलते हैं यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।
उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आई होप अभी तक ये काइनेटिक फ्रिक्शन सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन आपको समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे तरीके से। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द थर्ड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक इसका बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा, और जिस एग्जांपल की वजह से आपके सारे फ्रिक्शन एक ही बार में कंप्लीट हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, और इसका एक ग्राफ भी आता है इन तीनों के बीच में, एक काइनेटिक स्टैटिक और काइनेटिक और लिमिटिंग के बीच में एक ग्राफ आता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सपोज दैट ये आपकी एक कार है, ठीक है, ये आपकी एक कार है, ठीक है। अब क्या हुआ, कार गलती से खराब हो चुकी है कहीं रोड पे, सुनसान वीरान जगह पर एक कार यहाँ पर खराब हो चुकी है। अब देखिए, अब आपने वहाँ पर एक दो लोग कहीं पर जा रहे थे तो आपने उनको बुलाया, है ना। उन्होंने कहा यार देखो यार मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, आप थोड़ा अगर धक्का मारोगे तो शायद मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ, है ना। तो धक्का मारने की ज़रूरत पड़ रही है उस कार को। तो अब देखिए हुआ क्या, उसने कहा कि चलो मैं भी इसको तब तक धक्का मार लूँगा। सामने कहीं दूर कहीं वो पेट्रोल पंप या कोई चीज़ है या जो भी है, मतलब तेल ख़त्म हो गया, वट एवर इज़ द कंडीशन जिसे कार चलनी है, लेकिन उसको जो है इसको मूव कराना है। तो अब देखिए उसने क्या कहा कि एक आदमी ने यहाँ पर आया, एक आदमी ने यहाँ पर धक्का मारा, ठीक है। और कंडीशन ये मानेंगे कि जितने लोग भी धक्का मारेंगे सब बराबर फोर्स लगा रहे, सबके पास बराबर ताकत है। अब एक आदमी ने इसमें धक्का मारा, ये कार नहीं चली। दूसरे आदमी ने इसमें धक्का मारा, कार नहीं चली। तीसरे आदमी ने धक्का मारा, कार नहीं चली। यानी कि सारे लोग धीरे 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 करके बढ़ते जा रहे और कार चल ही नहीं रही है, कार चल ही नहीं रही है। 10 लोग आ गए लेकिन कार मूव ही नहीं कर रही है। लेकिन क्या हुआ, फिर एक 11वें आदमी ने कहा चलो मैं भी कोशिश करता हूँ। तो 11वें आदमी ने जैसे ही अपना फोर्स लगाया, वो कार चलना शुरू हो गई है, कार शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई कार चलना, ठीक है। कार चलना शुरू हो गई, यानी कि कार चलना शुरू हो गई मतलब कि कार आगे को मूव करना शुरू हो गई, पहले हिल भी नहीं रही थी कार। तो हुआ क्या, जब पहला आदमी चल रहा था तो क्या हुआ, पहला आदमी सपोज दैट हर कोई 10-10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 10-10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ना। तो पहले वाले आदमी ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कार नहीं चली। कार नहीं चली इसका मतलब जैसे ही उसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा जिसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो 10 न्यूटन का ही होगा, है ना। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, अप्लाइड फ्रिक्शन के बराबर होने की कोशिश करता है, कोशिश क्या करता है उसी के बराबर हो जाता है। दूसरा आदमी आया, उसने भी 10 लगाया तो 20 न्यूटन का फोर्स हो गया। तो वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना हो गया, 20। धीरे 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 इंक्रीज करते करते आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, 100। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, 100, क्योंकि 10 लोग आ चुके हैं, हर किसी के पास 10 न्यूटन का फोर्स है। तो 10 × 10 100 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन ने कहा भाई अब मेरी लिमिट हो चुकी है खत्म, अब मैं जो है उल्टा फ्रिक्शन नहीं लगा सकता हूँ, ये सब लोगों ने बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी है। अगला आदमी आया, जैसे ही उसने 1 न्यूटन का भी फोर्स लगाया, कार चलना शुरू हो गई, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो थी 100, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता था, 100। जैसे ही वो 100 पर पहुंच चुका है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 हो जाएगी, कहलाई जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो 100 कहलाई जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जैसी कार चलना शुरू हुई, 11वें आदमी ने उसको धक्का मारा, कार चलनी शुरू हो गई है। तो जो सबसे पहले धक्का मारा था ना उस कार को, वो तो थक चुका था, उसने कहा यार कार चलना शुरू हो गई, मैं हट जाता हूँ। तो आदमी हट गया। तो क्वेश्चन ये है कि कार चलती रहेगी, मूव करते रहेगी, या कार रुक जाएगी उसके हटते ही। तो आंसर ये होगा कि कार लगातार चलती रहेगी, उस आदमी के हटने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर जो सेकंड नंबर पे आया था, उस बंदे ने कहा यार मैं भी कब से लगा पड़ा हूँ, दूसरा हट गया तो मैं भी हट जाता हूँ। तो एक आदमी और हट गया, उसको धक्का मारने वाले सिर्फ 9 लोग हैं, जबकि उसको स्टार्ट करने के लिए 11 लोग चाहिए थे। तो 9 लोग उसको धक्का मार रहे हैं और कार बड़ी बेशरम चुपचाप शांति से चलते जा रही, पहले हिल भी नहीं रहा था। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे क्या चीज़ समझ में आता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। यस, कार को मोशन पे लाने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स चाहिए, लेकिन जैसी कार मोशन पे आ गई तो हमारा कम फोर्स से भी काम चल जाएगा। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। जरा समझिए अब इसको, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। आई होप तुम आधी चीज़ें समझ चुके हो, अब इसकी डेफिनेशन से इसको कंप्लीट करते हैं। इफ द बॉडी इज इन मोशन देन द फ्रिक्शन अपोजिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब कोई बॉडी मोशन पे होती है तो जो अपोजिट फोर्स लगता है, उसको रोकने वाला जो फोर्स होता है, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि सुनिए, जब वो बॉडी चल नहीं रही थी
तो उसको रोक कौन रहा था, 100 न्यूटन फोर्स रुक रहा था। लेकिन जब वो बॉडी चलने लग गई है तो अब उसको रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 90 न्यूटन, 90 न्यूटन, है ना। उसको रोकने के लिए कम फोर्स चाहिए। यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन कब लग रहा है, जब बॉडी मोशन करने लग गई है। जब बॉडी मोशन करने लग गई तो तब क्या चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, ये मैंने बता दिया था। तो फिर से डेफिनेशन, इफ द बॉडी इज इन मोशन, जब कोई बॉडी मोशन पे होती है, देन द फ्रिक्शन अपोजिंग इट्स मोशन, तब फ्रिक्शन को अपोज करने वाला जो मोशन को अपोज करने वाला जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन, है ना। अब देखिए, अब इसके डेफिनेशन पे भी आते हैं क्योंकि ये भी हमारी एक फिक्स वैल्यू है। तो देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ के, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आर, सेम फॉर्मूला होगा, बस एफ एल को यहाँ पर एफ के से चेंज करेंगे, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू दोनों की अलग अलग है, इसलिए फॉर्मूला अलग अलग रहेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर से फ्रिक्शन ये प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो यहाँ पर अगेन एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट इस बार कहलाया जाएगा म्यू के। वहाँ पर म्यू एस कहा था हमने, और यहाँ पर कहलाया जाएगा म्यू के। ओके, तो जहाँ पर म्यू के क्या है, म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, कोई चीज़ कितना तेज जा रही कितना कम जा रही उस पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ देखता है हमारी सरफेस किस हिसाब से है, बॉडी का रिएक्शन कितना है, ये सब कुछ पे डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये सारी की सारी चीज़ें। अब उसके बाद फिर से एक थोड़ी सी चीज़ देखते हैं। देखिए, और मैंने क्या कहा, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है हमेशा जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी थी। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखते हैं इसके बीच में ग्राफ देखते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए अब ये मैंने बनाया है यहाँ पर इसका ग्राफ। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं यहाँ पर ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मैं ऊपर वाला जो ग्राफ है इसको ले लेता हूँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये ऊपर को ग्राफ, और यहाँ को मैं लिख देता हूँ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स यानी कि ये है मैं कितना फोर्स दे रहा हूँ उस बॉडी को, और यह है वो बॉडी कितना फोर्स लगा रही है, अपोजिंग फोर्स। यानी कि यह है फ्रिक्शन और यह है मेरा लगाया गया फोर्स, ठीक है। ये मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स है, और ये बॉडी जो अपोज कर रही है अपने मोशन को उसके द्वारा फोर्स है, ठीक है। अब होता क्या है, मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ते जा रहा, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो देखिए मैंने पहले अप्लाइड फोर्स 0 लगाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 0, मैंने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज, मैंने अप्लाइड फोर्स और बढ़ाया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और इंक्रीज, मैंने अप्लाइड फोर्स और बढ़ाया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और इंक्रीज। यानी कि जैसे जैसे मैं फोर्स को बढ़ा रहा हूँ तो जो फ्रिक्शन हो रहा है वो भी इंक्रीज होते जा रहा, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। तो ये किसका ग्राफ है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ है। और मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट यहीं तक थी खत्म, अब स्टैटिक फ्रिक्शन अब उसके बस की बात नहीं है उसको रोकना। तो जैसी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो ये बॉडी इस तरह से आ जाएगी। देखिए ये क्या चीज़ है, देखिए इस वाले केस में क्या हो रहा था, मैं जितना फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ फ्रिक्शन उतना इंक्रीज होते जा रहा है, तभी तो लीनियर ग्राफ आ रहा है। देखिए मैं इसको भी बढ़ा रहा हूँ, इसको भी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस लिमिट के बाद क्या हुआ, देखिए मैंने फोर्स बढ़ाना बंद कर दिया। जैसे वो जो 9-10 लोग थे ना, मैं और आदमी थोड़ा ऐड कर रहा हूँ उसमें, मैंने तो उल्टा एक आदमी को कम कर दिया, अप्लाइड फोर्स को कम कर दिया, अप्लाइड फोर्स को जैसे कम किया तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन यानी कि वो अपोजिंग फोर्स कम लगा रहा है अब, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स में एक्स्ट्रा कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा हूँ, देखिए अप्लाइड फोर्स बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स कंटिन्यू ही है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये कांस्टेंट एक जैसा हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, यानी कि फोर्स को तुम बढ़ाओ घटाओ, देखिए जो आदमी है वो बढ़ाओ या घटाओ बॉडी उतना ही फोर्स लगाएगी। जो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ जो होता है आगे का, ये होता है तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन का, यानी कि इतनी वैल्यू किसकी है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन की है, और इतनी वैल्यू ये वैल्यू किसकी है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की है, मैक्सिमम वैल्यू। और स्टैटिक फ्रिक्शन तो वेरिएबल होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, वो जितना मैं फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ते जा रहा। तो ये ग्राफ आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ग्राफ आपको काइनेटिक, स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन तीनों के बीच में बिल्कुल क्लियरली बता देता है कि कैसे आपकी सारी बॉडी चल रही है, ठीक है। मान लो इस पॉइंट को ए कह दिया मैंने, ओ कह दिया, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया। अब आप इसके बारे में अच्छे डिटेल में लिख सकते हो कि मान लो ये सब कुछ थ्योरी ऐसा लिखना होता है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। सो स्टूडेंट, ये था आपका तीनों के बीच में ग्राफ। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम।